हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम पहले थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पूछे हो चाहे एक्सपेक्टेड हो, है ना। उनका एनालाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम हमारा कंसेप्ट मेनली बिल्ड कर रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको डील करना है ना। ये आपको सीरीज़ कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 पार्ट में मैं करवा चुकी हूँ, आज पार्ट फोर्थ पार्ट में एक तो हम वर्ड डिस्कस करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी कौन बताता है? एंट्रोपी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस। जो सिस्टम की रैंडमनेस है वो कौन बताता है? एंट्रोपी। इसको डिनोट करते हैं एस से। बेसिकली एंट्रोपी का कोई मीनिंग नहीं है, बट चेंज इन एंट्रोपी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम जनरली क्या निकालते हैं? चेंज इन एंट्रोपी को ही हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो एंट्रोपी के बारे में मेनली बताता है। ये क्या कहता है कि किसी सिस्टम की हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही उसकी क्या है? एंट्रोपी। तो डी एस इज इक्वल डी क्यू इज इक्वल टू डी एस बाई टी, या फिर हम कह सकते हैं डी एस इज इक्वल टू टी डॉट डी क्यू, सॉरी डी क्यू बाई टी ही क्या है? डी एस। तो ये क्या होगा? डी एस इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये हमें कौन बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। हमने 2 तरह की प्रोसेसेस का डिस्कशन किया था, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एक एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में फ़र्क क्या था कि आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर जिसमें सेम या फिर चेंज इन टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो। एडियाबैटिक जो प्रोसेस थी उसमें क्या था? चेंज इन हीट शुड बी ज़ीरो। तो अगर चेंज इन हीट शुड बी ज़ीरो है तो टी डॉट डी एस भी क्या होगा? ज़ीरो। इसका मतलब डी एस चेंज भी क्या होगा? ज़ीरो। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसी प्रोसेस भी बोलते हैं? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस भी बोलते हैं, जिसमें चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक अनदर प्रॉपर्टी भी है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ये एक कैसी प्रोसेसेस होती है? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस होती है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? ज़ीरो, या फिर हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट दे रही हूँ तो इस हीट को मैं क्या लिख सकती हूँ? इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट शुड बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डी क्यू को हम लिख सकते हैं ना। ये अगर आपका टेम्परेचर चेंज क्या है? ज़ीरो, या फिर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा? एम सी डेल्टा टी बाई टी दैट इज इक्वल टू डी एस। अगर आपको टोटल एंट्रोपी निकालनी हो, एंट्रोपी क्या निकलेगी? एम सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 तक, तो ये क्या बनेगा? ln ऑफ T1 सॉरी ln ऑफ T2 बाई T1। इसका मतलब ये आपके पास एंट्रोपी किस केस में रहेगी? जब प्रोसेसेस क्या हो? आइसोथर्मल प्रोसेसेस हो, ठीक है। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर जहाँ पे मेज़र करते हैं वहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से हैं, जैसे केल्सी स्केल है, केल्विन स्केल है, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल है। इनके बीच में रिलेशन जनरली नहीं पूछा जाता है, तो वो चीज़ मैं थोड़ी स्किप कर रही हूँ कि आप उनको खुद से भी कर सकते हैं। और वैसे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है टीजीटी में, बेशक से पीजीटी में तो कभी नहीं पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? जब भी आप टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो उसकी लेंथ में भी चेंज होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। कितना चेंज होता है वो डिपेंड करता है। तो जो लेंथ एक्सपेंशन है उसको लिखते हैं हम एल इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस एल्फा इंटू डी टी। मतलब चेंज इन टेम्परेचर दैट शुड बी आपका क्या होना चाहिए? जो लेंथ एक्सपेंशन है, मतलब ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ एक्सपेंड हुई है वो अल्फा इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। सिमिलरली इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में भी चेंज होता है। वॉल्यूम क्या होता है? अगर ये क्यूब होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? एल की क्यूब, तो ये मतलब एल नोट क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में क्या आता है? वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे जो गामा है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये गामा जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 3 ऑफ अल्फा। इनके बीच में एक रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू 3 ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस बहुत देखे हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग
एक बार छोड़ के एक बार क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन पे तो आ ही जाता है, ठीक है। तो इन्हीं पे बेस्ड आज हमें क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर शोज अ प्रोसेस ABC परफॉर्म्ड ऑन एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है, फिगर है, देखो VOT डायग्राम है, PV डायग्राम नहीं है। हमें क्या निकालना है, नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस के दौरान कितनी नेट हीट दी जा रही है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको कैसा डायग्राम दिया गया है, PV डायग्राम नहीं है। अगर PV डायग्राम होता तो वर्क डन क्या होता, किसी भी सिस्टम का आप निकाल सकते थे, है ना। जितना एरिया इनक्लोज्ड होता उतना ही वो उसका क्या हो जाता, वर्क डन हो जाता। हमें पता है, मैंने आपको बताया भी है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास टोटल साइकिल क्या आ जाता है, घूम के वहीं आ जाता है। और हमें पता है इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, जो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल फंक्शन या फाइनल फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूँ तो आपके पास देखो ये एक AB कर्व है, BC कर्व है और CA कर्व है। अगर मैं BC कर्व की बात करूं या AB कर्व की अगर मैं बात करूं तो AB पे कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस में आपका वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स DQ इज इक्वल टू DU प्लस जो भी वर्क डन है वो। हमें पता है ये कैसी प्रोसेस दिखा रहा है, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हो गई 0। इसका मतलब जितना वर्क डन इस सिस्टम का है उतनी ही हीट क्या होगी, इस सिस्टम को गिवन होगी, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो मैंने पहले क्या कर्व लिया, कर्व AB, इसका वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि इस केस में आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। सेकंड में अगर बात करूं BC कर्व में कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का आपको पता है ना वर्क डन कैसे निकला जाता है, यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपको करके। वर्क डन क्या होता है, P.dV, है ना, ये होता है आपका वर्क डन। प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। हमें पता है आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू RT। हमें P की वैल्यू पुट करनी है तो ये क्या आएगी, RT/V इंटू DV। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2। तो वर्क डन क्या होगा, RT/ln V2/V1, है ना, यही आएगा। अगर N मोल है तो nRT/ln V2/V1। अब ये देखो आपके पास ये जो सिस्टम है इसमें टेम्परेचर क्या है, T2। तो यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा, T2, क्योंकि कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वही लेना है ना। तो वर्क डन अलोंग किसके, BC कर्व के, ये क्या आ जाएगा, nRT/ln V2/V1। नेक्स्ट हमारी कौन सी कर्व है, C2A। जब हम C2A आ रहे हैं, देखो कौन चेंज हो रहा है, ये एक लीनियर कर्व दिख रही है और ये डायग्राम कैसा डायग्राम है, TV डायग्राम है। तो इसका मतलब इसमें कौन कांस्टेंट हुआ, प्रेशर। मैंने आपको एक पीछे का, अगर आपने देखी है मेरी वीडियोस, तो मैंने एक ग्राफ कराया था आपको, कौन सा, PT ग्राफ, जिसमें ऐसे लीनियर कर्व थी। तो मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसे, मैंने बताया था PV इज इक्वल टू होता है 1 मोल के लिए RT। अगर P/T का कर्व लीनियर है तो ये क्या था, R/V, तो वो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली अगर V/T का ग्राफ क्या है, लीनियर है, तो R/P, मतलब P कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोबैरिक। अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन शुड बी, यहीं लिख देती हूँ, वर्क डन क्या होगा, P तो कांस्टेंट हो गया, V2 माइनस V1, क्योंकि वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, V2 माइनस V1। अगर मैं इसी इक्वेशन को T1 T2 की फॉर्म में लाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, PV1 इज इक्वल टू RT1, PV2 इज इक्वल टू RT2। अगर N मोल्स है तो NR, क्योंकि ऑप्शन में NR गिवन है ना, इसलिए मैं N मोल्स ले रही हूँ। तो V2 माइनस V1 लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, NRT2 माइनस T1। तो यही इसने लिखा है, NRT2 माइनस T1 वर्क डन। और एक हमने निकाला था ड्यू टू आइसोथर्मल, NRT2ln V2/V1। तो ये आपका पीछे का भी रिवाइज हो गया कि आपने क्वेश्चन को कैसे डील करना सीखा कि नहीं सीखा, खुद को आया कि नहीं आया, उस हिसाब से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक सैंपल है 100 ग्राम ऑफ वाटर का, जो स्लोली मैंने हीट किया है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है और एंट्रोपी में चेंज निकालना है। क्या चेंज कर रही हूँ, टेम्परेचर। मास कितना गिवन है, 100 ग्राम। तो हमें पता है एंट्रोपी के लिए हमें क्या चाहिए,
मैंने क्या बताया, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। हीट कैपेसिटी दे रखी है, इसका मतलब डी क्यू इन टर्म्स ऑफ क्या होगी, हीट कैपेसिटी की टर्म में होगी ना। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू कैन बी रिटन एज एम सी डेल्टा टी, है ना। और हमें पता है डी एस किसके इक्वल है, एम सी डेल्टा टी से टी के बीच में। अगर मुझे टोटल एंट्रोपी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन कर दूंगी। लिमिट्स क्या है अब, 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस को किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। तो फर्स्ट टेम्परेचर आपका क्या होगा, 273 प्लस 27 300 केल्विन। सेकेंड आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 360 केल्विन। तो यहाँ से यहाँ तक आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा ये एम सी एल एन T2 बाई T1, T2 क्या है 360 बाय 300, और M की वैल्यू भी आपको गिवन है, क्या है 100 ग्राम। C की भी वैल्यू आपको गिवन है। अब ये इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 0.1 कर देंगे क्योंकि ये किलोग्राम में है ना, जूल किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आपके पास 4200 इंटू ln 360 बाय 300, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 7.6 किलो जूल, सॉरी केल्विन पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एंट्रोपी। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता भी दिया था कि अगर आप कंक्लूड कर लेते हो कि प्रोसेस कैसी है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज़ अ डायमेंशन ऑफ केल्विन इनवर्स, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज़ अ डायमेंशन ऑफ केल्विन इनवर्स। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही है, या ए सही है या बी गलत है। तो हमने क्या देखा था, लीनियर एक्सपेंशन किसके इक्वल था, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन, तो एल्फा को क्या लिख सकते हो आप, एल माइनस एल नॉट बाई डेल्टा टी, है ना। ये लिख सकते हो ना, एल माइनस एल नॉट बाई डेल्टा टी। ये आपके पास क्या होगा, जो सॉरी अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एल बाय एल नॉट, है ना, एल बाय एल नॉट -1 ओवर डेल्टा टी, है ना। और ये देखो इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन लेस होगा, लेंथ बाय लेंथ, और ये क्या हो गया, पूरा ही डायमेंशन लेस, तो 1 बाय टेम्परेचर की, तो 1 बाय केल्विन, तो अल्फा की यूनिट तो क्या है 1 बाय केल्विन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, करेक्ट। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अगर मैं गामा की भी एक्सप्रेशन निकालूँ तो गामा की भी यूनिट क्या आएगी, पर केल्विन। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एक अगर टेम्परेचर ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी टाइम्स, देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट अ लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ विल बी। कि ये कहता है कि टेम्परेचर जो यूनिफॉर्म रोड का मैं स्लाइटली इंक्रीज कर दूंगा तो उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं सॉरी, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ तो आपके पास, हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही पूछा इसने। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रोड है। अगर मैं मानूँ कि एक रोड है, हमें पता है एक रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द सेंटर, दैट शुड बी ml²/12। अगर मैं वन एंड पे पूछूं कि एक एंड पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका, अबाउट वन एंड, तो ये क्या होता है ml²/3। मैं आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में करवाऊंगी भी, जहाँ पे हम रिजिड डायनेमिक्स की बात करेंगे। वैसे इसको निकालने का फॉर्मूला होता है +ml²/2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सेंटर पे आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, l/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूरी लेंथ l है तो l/2 का स्क्वायर, मास इंटू l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ml²/3। तो इसने कहा है कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है लेंथ का एक्सपेंशन होता है, दैट शुड बी इक्वल l इज इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब शुरू में अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, आई डैश किसके इक्वल होगा, i इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, i क्या था ml²/3, और l की जगह मैंने क्या लिख दिया, l नोट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाई टी का स्क्वायर। तो l नोट का स्क्वायर बाई 12 तो क्या हो जाएगा i, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा आई टी का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन,
हम इसको लिख सकते हैं ना, आई डैश इज इक्वल टू आई 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब शुरू में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था तो अब कितना बढ़ गया, 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू आई। तो ऑप्शन देखते हैं, ये ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 2 अल्फा आई डेल्टा टी आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। एक जनरली क्वेश्चन बता देती हूँ जो शायद पता नहीं टीजीटी में आया हुआ था कि पीजीटी में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि अगर टेम्परेचर मैं सिंपल पेंडुलम का बढ़ा देती हूँ तो मेरे पास उसकी टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो कैसे लिखते हो आप, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम शुड बी 2π√L/g। तो हमें पता है लेंथ एक्सपेंशन से लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिंपल पेंडुलम में इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मेरे को याद आ गया तो मैंने इसी में आपको डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5। एक एल्यूमिनियम स्फीयर है जिसको डिप किया है मैंने वाटर में एट 10 डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द फोर्स ऑफ बायनेंसी फोर्स क्या होगा। इसने क्या कहा कि एक एल्यूमिनियम का मेरे पास क्या है, बोल है, और इसको मैंने क्या कर दिया, वाटर में डिप कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। तो हमें पता है जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो लेंथ का एक्सपेंशन होगा, मतलब बॉल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम का भी एक्सपेंशन होगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एरिया भी बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो ये बॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, है ना, ऊपर की तरफ ये बॉल क्या करेगी, अब फ्लोट करेगी। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, अब जो वॉल्यूम है जो बाल फ्लोट करिए, फर्स्ट कंडीशंस क्या थी, थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ मैं। ये आपके पास वाटर है, ठीक है, ये एक एल्यूमिनियम बॉल है, मैंने पानी में इसको रखा, टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ये एक्सपैंड होगी, मान लेते हैं ये बन गई। ठीक है, एक्सपैंड होने की वजह से इसका एरिया तो बढ़ गया और वॉल्यूम भी बढ़ गया, लेकिन इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब भी कोई चीज़ का प्रेशर कम होगा तो वो चीज़ ऊपर तैरने लग जाएगी ना। तो कंडीशन अब कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आपके पास जो बॉल है वो क्या करेगी, कुछ इस तरह से पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी। तो इसका मतलब अब जो वॉल्यूम है बॉल का वो क्या है, कम ही वाटर के अंदर है ना, कम हो गया वॉल्यूम उसका वाटर के अंदर। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम कम हो गया, हमें पता है बायोन्सी फोर्स क्या कहता है, बायोन्सी फोर्स क्या होता है आपके पास कि ये आपकी जो बायोन्सी फोर्स होता है ना वही हेल्प करता है कि कोई बॉल कितनी तैर रही है। ये जो पार्टिकल्स है ये अपवर्ड एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, जो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू इसकी क्या, वॉल्यूम। क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम mgh भी लिख सकते, बायोन्सी फोर्स है ना mg होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, mg फोर्स बच गया, उसी को तो बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। अगर मैं डेंसिटी की टर्म में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसकी डेंसिटी लेते हैं। तो हमारे पास ये जो v डैश वॉल्यूम है, जो उसके डिप करने के टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का जो वॉल्यूम है, वी डैश टेम्परेचर कौन सा है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उसके बाद कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर इंसर्टेड है, वो आपका जो वॉल्यूम है वो है वी डैश। लेकिन ये जो वॉल्यूम था वो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बायोन्सी फोर्स, अगर ये वॉल्यूम कम हो गया तो बायोन्सी फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड विल बी करेक्ट कि आपका जो बायोन्सी फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने वाटर कंटेनर में रखा है और वो वाटर कंटेनर क्या है, एडियाबेटिक है। ये एक मेरे पास क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने किस में रख दिया, वाटर में रख दिया। और ये जिसमें वाटर है ना, वो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर कैसा है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक कंटेनर की खासियत क्या होती है कि इसमें चेंज इन हीट क्या होता है, ज़ीरो। तो डी क्यू शुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये जो हीट है ना, ना तो बाहर जाएगी ना ये बाहर से लेगा, अंदर की हीट अंदर रहेगी और मतलब बाहर की भी हीट बाहर रहेगी। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड देयर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि टेम्परेचर है ना वाटर का वो मैंने चेंज कर दिया,
तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो मैंने इस वाटर का टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। अब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बढ़ाने की वजह से ये जो हीट हमारे पास हुई वो बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि कंटेनर की प्रॉपर्टी है कि वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का है या एडियाबेटिक का है। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर वो कहाँ जाएगा, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जाएगा, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जाएगा। जब ये टेम्परेचर यहाँ जाएगा आपका, तो आपके सॉलिड का टेम्परेचर जो होगा, ये जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। यहाँ से टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, इस सॉलिड के ऊपर जा रहा है, मतलब इस सॉलिड को गर्म कर रहा है वो, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑब्वियस है ये इस सॉलिड को हीट देगा या टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि अगर ये ऐसा होता कि ये कंटेनर एडियाबेटिक नहीं होता तो ये जो हीट है, ये जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ये सराउंडिंग में चला जाता है ना। लेकिन अब की बार हमारे पास क्या है, एडियाबेटिक कंटेनर है, तो हीट सराउंडिंग में तो जाएगी नहीं, तो सारी हीट किसको मिलेगी, उस ऑब्जेक्ट को मिलेगी, सॉलिड ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पेंडुलम क्लॉक है जो कंसिस्ट कर रही है आयरन रोड टू अ स्मॉल थिंग ऑफ हैवी बॉब। इफ इट इज डिजाइंड टू कीप करेक्ट एट अ 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या कहा है कि एक जो मेरे पास है ना पेंडुलम है, और जिसमें करेक्ट टाइम कब है, जब टेम्परेचर आपका क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मेरे पास जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, तो मैंने अभी बताया कि टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये L क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो इफेक्टिव जो लेंथ होगी वो क्या बनेगी, L0 1 + अल्फा डेल्टा T ओवर G, क्योंकि लेंथ का एक्सपेंशन होगा तो ये बन जाएगी 2π√L0 1 + अल्फा/g। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π√L0/g इंटू √1 + अल्फा इंटू डेल्टा T, या फिर 1 + डेल्टा T की 1/2। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन ये क्या हो गया, ये तो T0 ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ये इसको मैं 20 डिग्री सेल्सियस रख रही हूँ, क्योंकि ये इसने कहा है करेक्ट टाइम कब है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो मैं टाइम निकाल रही हूँ, अगर मैं 20 डिग्री, पहले इसको ही कर देते हैं, ये हमारे पास है ओरिजिनल टाइम T0, तो ये क्या बनेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करूँगी तो ये क्या बनेगा 1 + 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा T। अगर टेम्परेचर क्या है T20, तो आपके पास ओरिजिनल करेक्ट T0 टाइम 1 + ये टाइम पीरियड है 20 पे, टाइम पीरियड कितना होगा वो किसके इक्वल है, ओरिजिनल टाइम के 1/2 अल्फा। टेम्परेचर कितना है जब 20 डिग्री सेल्सियस। ये कंफ्यूज मत हो जाना ना, ये इस T को या तो तुम थीटा लिख लो तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, भी टेम्परेचर है और ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर मैं 40 पे देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा T0 1 + 1/2 अल्फा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इनका क्या कर सकते हैं हम, अगर इसने पूछा है ना कि कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा 24 आवर्स में, तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा T40/T20। जब आप ये करोगे तो ये क्या बनेगा 1 + 1/2 अल्फा इंटू 40 और 1 - 1/2 ऑफ अल्फा ऑफ 20, क्योंकि ये ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा और -1 आगे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 1/2 20 बचेगा और ये 10, तो ये बनेगा 10 ऑफ अल्फा, ये क्या बनेगा 10 ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये क्या बना 10 × 1.2 × 10⁻⁻5। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई 1.2 × 10⁻⁻4 टाइम पीरियड है ना, तो पर सेकेंड। अब
1 प्लस बी है, 1 में प्लस बी है, 1 प्लस टेन अल्फा बना था ये, तो 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा T40 माइनस T20 बाई T20, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1.2 इंटू 10⁻⁻4। तभी हमें पता चलेगा ना करेक्ट टाइम T20 पे है, कितना फास्ट और कितना स्लो आया एट 40 डिग्री। हमें उसका क्या चाहिए रिलेटिव रेशियो T40 माइनस T20 बाई T20। तो ये आपके पास कितना आया T40 माइनस T20 बाई T20 की वैल्यू क्या आई 1.2 इंटू 10⁻⁻4। हमें क्या चाहिए 24 आवर में वो कितना स्लो या कितना फास्ट हुआ, है ना। तो डेल्टा टी क्या होगा 24 आवर्स इंटू जो भी आपका ये रेशियो आया वो 1.2 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा ये 10⁻⁴ 10.4 सेकेंड। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ भी क्या हुई इसकी बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ाया ना 20 से 40, तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड भी क्या हो गया इसका बढ़ गया, है ना। टाइम पीरियड विल बी आल्सो इंक्रीज, तो इसका मतलब क्लॉक क्या चली स्लो, तो इसका मतलब क्लॉक क्या चली स्लो। तो ये लीनियर एक्सपेंशन पे आप और भी क्वेश्चन अपनी तरफ से भी ट्राई कर लेना, इस पे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके क्वेश्चन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के होते हैं और होते इजी है बिल्कुल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन, और आज हमने एंट्रोपी का डिस्कशन किया, और मैंने रिवाइज में एक क्वेश्चन इसलिए डाला था शुरू में जो हमने हीट निकाली थी कि ताकि आपको पीछे का भी रिवाइज रहे ना, हमारे शॉर्ट नोट्स की तरह ये काम करे कि डेली हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट, पॉजिटिव कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, जिससे आपकी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है ना वो बढ़ जाए, कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है और कैसे करना है, कैसे डील करना है ना। मेरे करवाने का यही मकसद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपको पीछे का रिमाइंड हो रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप मेरा सॉल्यूशंस देखिए, मेरे को लगता है तब आप ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार करने के बाद 5-6 दिन के गैप के बाद आप दोबारा इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अपने सेल्फ नोट्स अब जरूर बनाइए, क्योंकि सेल्फ नोट्स आप जब बनाते हैं ना, जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप पूरे ध्यान से लिखते हैं, और जब स्टेटमेंट पूरे ध्यान से लिखोगे ना तो आपको कीवर्ड कैच करने आ जाएंगे कि कौन सा कीवर्ड कहाँ से आया है और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ये जितने भी मैंने अभी तक किया है सबका मैंने खुद नोट्स बनाए, और अब आपको भी पढ़ाती हूँ तो मैं खुद नोट्स बनाती हूँ पहले, ताकि मैं बार बार उन की पॉइंट्स पे फोकस कर पाऊँ और मेरे को पता चले कि इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको मेरी ये ट्रिक भी सही लगी होगी और आपको ये वीडियोस भी अच्छी लगती होगी। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा, कोई सजेशन है तो ज़रूर करें। जो बच्चे कहते हैं कि मैडम थोड़ी स्क्रीन नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा वो ना फ़ोन की सेटिंग हिल जाती है, क्योंकि साथ साथ लिखना भी होता है साथ साथ बोलना भी होता है, तो थोड़ा सा मेरे से हो जाता है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि टेक्निकल में मैं अच्छी वीडियोस बनाने की अब शुरू करूँ, कि आपको पीपीटी की फॉर्म में क्वेश्चन लाऊँ, फिर थोड़ा उसमें करवाऊँ। 2-4 दिन में वैसे क्लासेस शुरू कर देंगे, जब तक नहीं होता है तब तक ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम तो नहीं निकालना है ना, टाइम तो फिक्स्ड है, 7 से 8 दिसंबर को आपका पेपर है, तो हमें हमारी तैयारी करनी है चाहे कैसे भी हो ना। और पढ़ने वाले बच्चे तो इतना भी बुरा नहीं दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से कर लेंगे। होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिजिक्स विद ममता मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच।